वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। जैसे कि आज डेट है 24 दिसंबर और आपको पता है अभी लास्ट सैटरडे से हमने आर्टिकल्स नहीं कवर किए हैं, दैट मीन्स 21 से। तो 21 22 को हमारा संडे था, 23 मंडे और 24 आज है ना, 3 दिन का। तो हम इसको कंबाइन करके कवर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी कुछ टाइम से हम कंबाइन ही कर रहे हैं, डेली वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे अब जो है 23-21 से है ना, 21 सैटरडे को भी काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स थे। एक न्याय करके स्कीम पे था, ठीक है। इसके अलावा जो है स्टेट फाइनेंस के ऊपर एक आर्टिकल है। इसके अलावा यहाँ पे ग्लोबल क्राइसिस के बारे में है और यहाँ पे मर्डर हॉर्न्स करके एक फ्लाई है, उसके थ्रेट्स के बारे में एक आर्टिकल है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे फार्म्स के बारे में राइटर बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से अब देखिए आपको पता है बजट आने वाला है, तो यहाँ पे एक्सपर्ट से जो है सजेशंस मांगी जाती हैं। और अभी बजट तक ना टिल जो फर्स्ट वीक ऑफ बजट आने वाले तक यहाँ आर्टिकल्स बहुत सारे जो वे फॉरवर्ड्स होते हैं या रिकमेंडेशंस वाले आर्टिकल्स बहुत आएंगे। आप देखना हर सेक्टर में, जैसे आज जीएसटी के ऊपर आया है, सेम ऐसे ही कल जो है फार्म्स के ऊपर आया। तो ऐसे ही धीरे धीरे एक एक सेक्टर को लेते हुए राइटर जो है क्रिटिसाइज करते हुए बताएंगे। एक आर्टिकल यहाँ पे इंडियन रुपीस फॉल होता जा रहा है, उसके क्या फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं हमारे एक्सचेंज रेट को, ठीक है। इसके अलावा जो कल का आर्टिकल है उसमें आपको पता है कि जैसे ये आज का आर्टिकल है 24 का, इसमें भी आर्टिकल ज़्यादा ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी हम एक दो आर्टिकल निकाला है इसमें। एक तो आर्टिकल ये है कि आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं कुवैत के विजिट पे गए हैं और ये पिछले 4 डेकेड के बाद एक बहुत बड़ा एक विजिट है। तो यहाँ पे होप सो जो है उम्मीद है कि जीसीसी जो कंट्रीज़ हैं, गल्फ कंट्रीज़ नेशंस के साथ, और बहुत सारे जो शेख्स वगैरह, अमीर शेख मैशल अल मुबारक अल, उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनके जो क्राउन प्रिंसेस हैं, उनसे मुलाकात करी है। और होप सो अभी जो सीरिया का भी इशू चल रहा है उनके उसको ध्यान में रखते हुए मिडिल ईस्ट के साथ थोड़ा अच्छा रिलेशन बनाना इंडिया के लिए हमेशा से फ़ायदा ही रहेगा, ठीक है। तो उस पर बाकी ऐसा कुछ है नहीं आर्टिकल। इसके अलावा यहाँ पे एक आर्टिकल जीएसटी काउंसिल्स की मीटिंग हुई है, तो उस पर कुछ सजेशंस राइटर बता रहे हैं। मैंने कहा ना, अब क्या होगा, आप देखिए क्या होता है कि दौर बदलता है। जैसे अभी विंटर सेशन हुआ तो पार्लियामेंट में जो डिस्कशन होते हैं उस बिल पे रिलेटेड आता है। अब बजट आने वाला है तो उससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस पे फोकस आएगा। फिर बजट के बाद आपका नया सेशन शुरू हो जाएगा, तो फिर उस क्वार्टर्स के रिपोर्ट्स के बेसिस पे आर्टिकल्स आएंगे। आप समझ रहे हो, ऐसे ही पूरा साल चलता रहता है, कुछ ना कुछ इवेंट्स के ऊपर। यहाँ पे देखिए अभी जैसे 3 क्वार्टर्स टाइम निकल चुका है, 4th क्वार्टर में हम एंटर करने वाले हैं। तो उसमें पूरा जो है 2024 के जो क्वार्टर आपका अप्रैल से शुरू हुआ था, अब जो दिसंबर तक है, क्या ग्रोथ रही है, कैसे रही है, वो सारा है। ऑल्दो ये डेटा अभी मैं बोलूँगी कि इसको पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी 4th क्वार्टर और है और यही सारा क्वार्टर जो है आपके इकोनॉमिक सर्वे करके जो आएगा उस पर ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। तो ओवरऑल चारों क्वार्टर्स का हम उसमें करेंगे, ठीक है। तब वो उस समय मार्च के आसपास, अप्रैल के फेब के आसपास करना हमारे एग्जाम्स के लिए थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज एक आर्टिकल करेंगे जो अभी रिसेंटली भी 2 दिन पहले फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021 में रिलीज़ हुई थी, वो हर 2 साल में बाइनियल रिलीज़ होती है, 2 साल में एक बार। तो अब 2023 की रिपोर्ट अब आई है ये, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आने वाले जितने भी प्री एग्जाम्स हैं सब में काम आएगा ये, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। और मैंने आपको चैनल में ना अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट अपलोड कर दी है, रिपोर्ट जो बाकायदा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, PRI UPSC करके चैनल है टेलीग्राम का। तो आप लिंक आपको इसमें कम्युनिटी सेक्शंस में मिल जाएगा, उसमें आपको मिल जाएगी आर्टिकल, ठीक है। तो एक बार आप जो स्टेट वाइज होता है ना, उस पर मैं सोच रही थी वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। तो आप एक बार ग्रो थ्रू कर लीजिएगा कि कौन कौन से स्टेट, जैसे क्वेश्चन भी आया था 2023 में कि कौन से स्टेट्स में फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है। क्वेश्चन आ चुका है कि हम जो फॉरेस्ट कवर लेते हैं, अब जैसे फाइनेंस कमीशन है वो वन ऑफ द फैक्टर फॉरेस्ट कवर को भी कंसिडर करता है। तो इस तरीके से लिंक करके आपको ये चीज़ें रिवाइज कर लेना, कौन से स्टेट सबसे ज़्यादा कवर करा है, किस में कब सबसे कम है ना, यूटी में कौन सा है, किस में सबसे ज़्यादा कमी आई है, क्या रीज़न है। तो वो सारा आपको जो है इसमें मिल जाएगा, मैंने डाल दिया है, ठीक है। आप प्लीज़ एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा।
ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए ये एक स्कीम है, न्याय स्कीम करके। हाँ, एक आर्टिकल ऊपर था चाइना के ऊपर, इसमें ऐसा कुछ बताया नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगी क्या है ओवरऑल इसका आर्टिकल। एक बार शुरू करते हैं यहाँ से हम। देखिए 2019 में ना, जब इलेक्शन, जनरल इलेक्शन आ रहा था, तो आपको पता है मैनिफेस्टेशन निकालती है, मैनिफेस्टो निकलता है। मैनिफेस्ट क्या होता है कि आपका एक पेपर होता है जिसमें हर एक पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या डीएमके हो, एआईडीएमके हो, आम आदमी पार्टी, वो अपना एक मैनिफेस्टो निकालते हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें लोगों के लिए करेंगे, हमारे पास क्या क्या प्लान है, हमारे पास क्या क्या फ्यूचर्स के स्कीम्स हैं। ठीक है, तो उसी में जो है 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले कांग्रेस के द्वारा एक स्कीम अनाउंस किया गया था, न्यूनतम आय योजना करके, जिसको न्याय कह सकते हो आप। ठीक है, इसका मेन मोटिव ये था कि जो पुअरेस्ट फैमिली होती है ना, उसमें स्पेशली जो फीमेल कैंडिडेट है ना, जो हेड ऑफ द फैमिली मानी जाएगी, उसको हर साल 72,000 रुपये उसके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात है, क्योंकि देखिए 2019 के बाद इलेक्शन हो गया, 2024 का भी इलेक्शन हो गया, तो कांग्रेस तो नहीं आई अब, लेकिन 24 में ऑपोजिशन पे आ गई है। तो राइटर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रहता है इस तरीके से जो है स्कीम्स हैं। क्यों रहता है? दोनों आर्ग्यूमेंट बता रहे हैं कि ये क्या इलेक्शंस में एक रोल प्ले करता है, तो कैसे करता है, और इलेक्शंस में ये रोल ज़्यादा नहीं करता है तो कैसे नहीं करता। ये दोनों फैक्ट इन्होंने डिस्कस किया है। जैसे अगर आप बात करोगे तो ये 5 साल हो चुके हैं अभी, है ना, 2019 का स्कीम था ये अब। तो इन्होंने कहा कि नियरली हमारे इंडिया में ना 15 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे ये स्कीम्स लॉन्च हुए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्योंकि देखिए होता है कि जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई नया थीम लाती है ना, कोई नई स्कीम लाती है, तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को कॉपी करती है, लेकिन दूसरे फॉर्म में करती है। ठीक है, तो 15 स्टेट्स में ये ऑलरेडी हो चुका है, और इंडिया के कम से कम 60% ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें वुमेन्स हैं, मतलब 60% वुमेन्स कवर हो जाएंगी उन 15 स्टेट्स में। मेजॉरिटी जो स्पेशली जो पुअर वुमेन्स हैं, उन्हें ये अनकंडीशनली ट्रांसफर अमाउंट जो है मिलेगा, और ये बहुत ही एक बेहतरीन तरीका होगा उन लोगों तक ये अमाउंट को पहुंचाने का। ठीक है, और राइटर ये बता रहे हैं कि देखिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 2017 में इकोनॉमिक सर्वे जो हमने डिस्कस किया था, उसमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात करी गई थी, उस पर इन्फेसाइज किया गया था कि अब जो है यूनिवर्सल इनकम, बेसिक इनकम लाना चाहिए। तो उसी का ही कहीं ना कहीं एक मोल्ड तरीका है जो पॉलिटिकल पार्टी 2019 में जो है इलेक्शंस में लेके आई, जिसमें नियरली बोला गया था कि 100 मिलियन खर्च करेगी, स्पेशली जो है ये वुमेन्स को देगी पैसा। 2000 मतलब नियरली 25 बिलियन एवरी ईयर खर्च किया जाएगा। ठीक है, वुमेन्स को स्पेशली फोकस करते हुए। तो ये एक आइडिया जो है नया नहीं है, ऑल्दो कई बार सजेस्ट किए गए हैं, लेकिन हाँ ये एक नो डाउट एक बहुत बड़ा एक चेक का भी काम करती है। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे अगर आप बात करोगे, इसको सपोर्ट करने वाले जैसे कि कुछ फेमिनिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, ये इनको जो है अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर को मतलब सपोर्ट करते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है ना, इन्होंने कहा है कि इससे क्या होता है, जब आप एक पुअरेस्ट फैमिली के हेड को, यानी फीमेल को जब पैसा ट्रांसफर करते हो, तो इससे क्या होता है कि इकोनॉमी में कंजम्पशंस होता है, डिमांड बढ़ती है, लार्जर इकोनॉमी को स्टिमुलेट करती है, डिमांड होती है, प्रोडक्शंस बढ़ते हैं, तो इकोनॉमी रन होती है एक बड़े लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। लेकिन वो बात अलग है कि क्या ये जो पैसा वुमेन्स को दिया जा रहा है, कि वो उसको फुलफिल पूरी तरीके से कर पाएगी, उसका यूज़ कर पाएगी। क्योंकि इसी का ही काउंटर एक पॉइंट मिस्टर प्राची ट्रस्ट असेसमेंट ये कहता है ऑफ द बंगाल कैश ट्रांसफर स्कीम्स के बारे में, कि क्या होता है कि जब आप कैश ट्रांसफर करते हो ना, ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे अब ये न्याय स्कीम्स के तहत इन्होंने बोला कि भैया हम हर साल जो है कम से कम 25 बिलियन जो है सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स पे खर्च करेंगे। लेकिन इसमें कोई दौराई नहीं है कि ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकली स्टंट है। ठीक है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस अभी तक हमें नहीं मिला है कि क्या हमने जो इन वुमेन्स को 72,000 रुपये जैसे स्कीम्स, या फिर जैसे तमिलनाडु के अंदर 1,500 रुपये महीने जो हाउस होल्ड्स होती हैं, उन्हें ये पैसे देने से क्या सच में उनमें कोई इम्पैक्ट पड़ा है, उनके बिहेवियरल में चेंज आया है। इस चीज़ का जवाब हमारे पास अभी नहीं है। ठीक है, ऑल्दो देखिए 2019 में अब इसको कांग्रेस लेके आई, उसके बाद महाराष्ट्र के इलेक्शंस में भी लेके आया गया, बीजेपी के अलायंस में भी इन्होंने काफ़ी कई बार जो है ये स्कीम्स ट्राई करा है। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के में भी इस चीज़ को लाया गया इन द अलग फॉर्म में, एक न्यू फॉर्म में। ठीक है, तो ये अब जैसे अब इलेक्शंस दिल्ली में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि शायद ऐसा न्याय जैसा कोई स्कीम आएगा। ऑलरेडी दिल्ली में तो जो बस है वो फ्री कर रखी है वुमेन्स के लिए, ऐसे सेम कर्नाटका में भी बस को फ्री कर रखा है वुमेन्स पैसेंजर्स के लिए, है ना।
तो यहाँ पे अब बात आ जाती है कि देखिए अगर आप बात करोगे पॉलिटिकली और फिनेंशियली ऐसे स्कीम्स ना, तो ये तो देखिए कोई अच्छा नहीं होता पॉलिटिकली अगर आप बात करोगे तो। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जैसे राइटर बता रहे हैं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ आपके मनी ट्रांसफ़र कर देने से जो लोगों के इश्यूज़ हैं, क्योंकि आपका काम क्या है? गवर्नेंस करना। भाई पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है? गवर्नेंस चलाना। आपके देश में जो लोग हैं उनके जो सोशल, जो इकोनॉमिक की, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उन्हें सॉर्ट आउट करना, है ना? लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आप पैसा दे के उनके प्रॉब्लम्स को उनके ही हाथ में सॉल्व करने के लिए कह रहे हो, तो वो इट्स अ हॉलो पॉलिटिक्स, ठीक है? वो जो गवर्नेंस है वो एक हॉलो है, वो एक खाली खोखला टाइप का पॉलिटिक्स ही रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ अगर आप सिर्फ पैसा दे के ये सोच रहे हो कि प्रॉब्लम गवर्नेंस की सॉर्ट आउट हो गई, ठीक है? और सबसे बड़ी बात राइटर यहाँ एक बात बता रहे हैं, जो ये 25 बिलियन हर साल इन्हें वुमेन्स को देना पड़ेगा, है ना? हर वुमेन्स को स्टेट वाइज भी, तो रफली 10 मिलियन यानी 10% ऑफ ईच स्टेट, ठीक है? ये है कि 10% ईच स्टेट को उतना अर्न भी करना होगा, क्योंकि देखिए 200 मतलब 25 बिलियन देना इतना छोटा मोटा काम नहीं है, क्योंकि इससे सीधा सीधा क्या होगा कि अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? बोरो किससे करेगी? सेंटर से करेगी, है ना? तो ये कहीं ना कहीं उसके डेप्ट को भी तो बढ़ा रही है ना, उसके डेफिसिट को बढ़ा रही है, उसका जो बैलेंस शीट है वो डेफिसिट में हो रहा है। अब वो उस उधार को चुकाने के लिए भी फिर वो और डेप्ट लेगी, है ना? तो इससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बर्डन ही दिख रहा है एक तरीके से, अगर आप बात करोगे, हाँ, अगर हम न्याय जैसे प्रोग्राम से बेनिफिशरी से ज़्यादा, ठीक है? तो यहाँ पे ऑल्दो राइटर बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ना बहुत ही कम ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने नियरली न्यू इनकम रैशनलाइज होके कि भैया जैसे फॉर एग्जांपल देखिए क्या होता है ना, ऐसे सोशल स्कीम्स तब ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है और उनका अर्निंग 100 रुपये है, ठीक है? उनका सिर्फ 80 रुपए है, उनका सारा बजट हो गया, 20 रुपए एक्स्ट्रा बचा था, तो उसने उस 20 में से 10 रुपए निकाला कि भैया हमें अब जो है जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उन्हें और अपलिफ्ट करने के लिए हमें ध्यान देना है। तो वो 10 रुपए जो है उसके खुद के अर्निंग से ही निकला हुआ पैसा है, उन्होंने डेप्ट में नहीं लिया, क्योंकि डेप्ट जो होती है वो लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, आपको देना पड़ेगा। आपका अगला 100 रुपए का खर्च में 110 रुपए जुड़ गए, इनकम 100 रुपए लेकिन खर्चा आपका 110 रुपए है। ये छोटा एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। तो वह सेम ऐसी चीज़ है कि मोस्ट द पॉलिटिकल पार्टीज ने इस स्कीम्स के लिए अनकंडीशनली पैसा लिया है, जो कि कहीं ना कहीं उनके बजट को डेफिसिट बनाती है, ठीक है? तो ये एक न्याय जो है वो इनटेंजिबल, नो डाउट कहीं ना कहीं ये फायदा भी है, लेकिन बहुत लार्जर लेवल पे गवर्नमेंट को भी ये बहुत ज़्यादा एक स्टक डाउन करती है, एक बैक लिफ्ट करती है ये, ठीक है? तो अब वही है कि यहाँ पे हमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मेट्रो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि वुमेन्स एम्पावरमेंट बढ़े, उनके लेबर्स बढ़े, उनके कैश ट्रांसफर से ज़्यादा हमें उनके जो ओवरऑल सोर्सेज हैं जिससे वो अर्न कर सकें अपने, है ना, उन चीज़ों पे फोकस करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है? आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया, काफ़ी अच्छा आर्टिकल था ये। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पता है क्या बताना चाह रहे हैं कि देखिए राइटर ये कह रहे हैं कि अगर आप बात करोगे, अभी रिसेंटली है ना आरबीआई का डेटा निकला था स्टेट फाइनेंस करके, है ना? तो इन्होंने ये बोला है कि अगर आप बात करोगे पेंडेमिक के बाद से 2020-21 से ना स्टेट का जो उधार है ना, वो जो डेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऑल्दो वो कम हुआ है, जैसे नियरली अगर आप देखोगे तो जो डेप्ट लेने का रेशियो है जीडीपी का वो 31% पहुँच गया था, जो चीज़ अब 2024 में आते आते 28% हो गया है, ठीक है? कम तो हुआ है 2.6% की दर से, लेकिन बहुत ज़्यादा है, अभी भी उधारी चुकाना बाकी है, ठीक है? तो यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे राइटर एक और कंसर्न दिखा रहे हैं। क्या होता है कि अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट में जैसे मान लीजिए जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट है, इसके अलावा कर्नाटका है, इन्होंने क्या होता है जैसे पंजाब है, इन गवर्नमेंट में क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट ने फार्मर्स को जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है, फ्री वाटर दे रखा है, काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर में सब्सिडी दे रखी है। तो भैया अब आपने फ्री तो दे दिया, तो जो टेलीकॉम कंपनी है, जो डिस्क कंपनी है, जो इलेक्ट्रिसिटी दे रही है उसको पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये जो बिजली की कंपनियां हैं ना, ये नुकसान में है इन सब्सिडीज़ की वजह से, क्योंकि इनका पेमेंट उतना नहीं हो पाता है, सरकार बहुत डिले देती है पैसे। तो ये जो फार्म लोन वेवियर है, फ्री सब्सिडीज़ की वजह से कहीं ना कहीं जो आपके कंपनीज़ हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उन्हें भी जो है लॉस फेस करना पड़ रहा है। अभी रिसेंटली अगर आप एक एक्सिस बैंक का रिपोर्ट देखोगे तो इन्होंने बोला कि नियरली 14 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ हम वुमेन्स को डायरेक्टली
पैसा जो है ट्रांसफ़र करती हैं, जिसकी वजह से हमें हर साल 2 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करना पड़ता है। ठीक है, ये नियरली जीडीपी का 0.6% है। ठीक है, तो अब बात आ जाती है कि क्या ये जो है एक एक्सपेंडिचर है, क्योंकि एक एक्सपेंडिचर है और ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। मैंने बताया ना अभी, लाइबिलिटी है, देनदारी है। अब सरकार इस चीज़ को देने के लिए 100 रुपये बांटने के लिए वो 110 रुपये उधार ले रही है ना, और अब उसको चुकाना भी है आपको। ठीक है, और ये जो 100 रुपये जिसके पास, जिस बेनिफिशियरी के पास जा रहा है, क्या वो सही तरीके से उसको यूटिलाइज कर रहा है, एक अलग कंसर्न है। ठीक है, तो ये यहाँ पे राइटर बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ की बात चल रही है कि स्टेट बहुत ज़्यादा मिसमैनेज होके चल रहा है। इवन आरबीआई की जो बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी है, उन्होंने बोला भी है कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है हमें मेनटेन करके रखना है। लेकिन अगर आप देखोगे पंजाब, बिहार, केरला, वेस्ट बंगाल, ऐसे स्टेट्स में जो है जो उधारी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, स्टेट के द्वारा लेने वाले उधार जो हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना होगा। और स्पेशली जो आपका पेंडेमिक के बाद का सिनेरियो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है स्टेट्स के लेवल पे। ठीक है, तो ये एक कंसर्निंग आर्टिकल था यहाँ पे। ठीक है, मेंस पर्सपेक्टिव से हैं ये, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो है नहीं इतने ऐसा। इसके अलावा एक आर्टिकल है, देखिए ग्लोबल क्राइसिस के ऊपर एक आर्टिकल राइटर बता रहे हैं। देखिए एक्चुअली ये आर्टिकल ना IPEBS का है, दैट मीन्स किसका है, इंटर गवर्नमेंटल बायो साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म का है, जो बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में बात करता है। ये एक ग्रुप है साइंटिफिक एक्सपर्ट्स का। देखिए ये खुद से जो IPBES है ना, ये खुद से कोई रिसर्च नहीं करता, ये ऑलरेडी जो आपके कोप के जो डेटाज है ना, जैसे IPC निकालती है, UN कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑफ कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, रामसर कन्वेंशंस के जो डेटा है ना, उसके बेसिस पे ही ये IPBS जो है ना, ये आपका जो इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म, ये डेटाज बताती है। तो इसने एनालाइज करके बताया है कि हमारा किस तरीके से जो 5 मेजर चैलेंजेस हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है, फूड इनसिक्योरिटीज़ हैं, वाटर स्कैरसिटी है, हेल्थ रिस्क है, ये सारे इंटरलिंक हैं आपस में। और ये ओवरऑल हमें जो है ये एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े चैलेंज जो है इसको कंसर्न, मतलब दैट मीन्स ये है कि बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इसी के बारे में इन्होंने बताया है कि याद रखिएगा कोई नया डेटा इन्होंने नहीं निकाला है। और ये अभी जो है अगर आप बात करोगे, जैसे IPC है हमारा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, वैसा ही जैसे ये 1988 में बना था, तो ये IPES जो है ये 2012 में बना था। लेकिन ये जो है मल्टी गवर्नमेंटल प्रोसेस, जो UN कन्वेंशन, इनके साथ मिलकर इनके डेटास का यूज़ करके ये बताता है। तो इसने क्या किया है, सबसे पहले इसने 2019 में एक डेटा रिपोर्ट निकाली IPEBS का, और इसने ये बोला कि जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, इसमें स्पेशली जो 8 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है ना, और इसके अलावा 1 मिलियन फेज जो है इसका एक्सटेंट हो चुका है। ठीक है, मतलब इसने 2019 में अपनी एक रिपोर्ट निकाली, पहली रिपोर्ट, जिसमें इन्होंने बोला कि 8 मिलियन स्पीशीज़ और प्लांट्स में से 1 मिलियन तो एक्सटेंट हो चुके हैं। और इसका रीज़न अगर आप बात करोगे तो वो है एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस, जैसे नेचुरल इकोसिस्टम में चेंज करना है ना। और इसके अलावा 75% ऑफ द अर्थ का लैंड सरफेस, 66% ऑफ मरीन एनवायरनमेंट हैव सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड, ओवर 85% ऑफ वेटलैंड हैव बीन लॉस्ट। ठीक है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसने एक्चुअली क्या है, देखिए ये जो CBD है, कम्बर डिजर्टिफिकेशन है, कोप ऑफ समिट्स हैं, उन्हीं के ही डेटा से इसने एनालाइज किया है कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज है, हमारा फूड सिक्योरिटी है, वो आपस में किस तरीके से इंटरलिंक्ड हैं, और ये किस तरीके से एक ह्यूमन को बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट करने वाली हैं आने वाली जनरेशन में। ठीक है, और यहाँ पे अभी जैसे इन्होंने बताया कि इवन हमने 2022 में जो कुनिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क हमने फाइनलाइज किया था, जिसमें हमने ये कहा था कि 2030 तक 23 टारगेट्स हम मीट करेंगे, स्पेशली बायोडाइवर्सिटी के लॉस को मिटिगेट करने के लिए, जिसको 30x30 टारगेट्स नाम दिया। जिसका 30x30 का मेन टारगेट क्या था कि आने वाले 2030 तक ना हम 30% लैंड, फ्रेश वाटर, मरीन इकोसिस्टम, इसको रीस्टोर करेंगे, और एटलीस्ट कम से कम 30% डिग्रेड इकोसिस्टम को भी हम रीस्टोर करेंगे। कब? 2030 तक। ठीक है, जो चीज़ हमें 2022 में कनिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में हमने फाइनलाइज किया था। लेकिन आप डेटा देखिए इसका, है ना, इसका डेटा देखिए कितना, 75% ऑफ आपका अर्थ का जो एरिया है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो 66% मरीन इन्वायरमेंट्स, 85% वेटलैंड लॉस्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये एक असेसमेंट है जो इसको नाम लेबल दिया है इन्होंने नेक्सस रिपोर्ट करके, है ना, जिसमें इन्होंने 5 एफर्मेंशंस चैलेंजेस के बारे में बताया है कि जिस पे ध्यान देना ज़रूरी है, जैसे कि आपका वाटर रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी, इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, फोकस करने की ज़रूरत है यहाँ पे।
ठीक है। तो ये ओवरऑल इनका डेटा था, बाकी ऐसा इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। ऑल्दो यहाँ पे अब बात आ जाती है कि भैया नेचर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि नेचर की वजह से क्या होता है कि हमारा आज भी कम से कम 2 से 6% जो विटनेसिंग बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हो रही है, इससे हमारी इकोनॉमी की नियरली कम से कम 58 ट्रिलियन जीडीपी जो है हमारा लॉस हो रहा है सिर्फ और सिर्फ बायोडाइवर्सिटी के ख़त्म होने से, ठीक है। और आपको पता है ह्यूज लेवल पे हमारी इनकम सोर्स भी डिपेंड है। जैसे यहाँ पे एक डेटा बता रहे हैं कि नियरली 10 ट्रिलियन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, नियरली 400 मिलियन जॉब्स जो है जो 2030 तक जनरेट होगी, वो तभी हो पाएगी जब आपका नेचर सुरक्षित रहेगा, जब आपकी बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं होगी, वेटलैंड लॉस नहीं होंगे, आप क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए अपने से एक्शंस उठाएंगे, वरना इतने सारे जॉब्स चले जाएंगे, क्योंकि ये सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है आपके क्लाइमेट बेस्ड हैं। तो यहाँ पे हमें जो है इक्विटी, जस्टिस, प्लूरलिज्म, रिस्पेक्टफुल ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप को समझना होगा, इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव काम करना होगा। जो IBPS है वो ये भी बोल रही है कि फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट की ज़रूरत है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज रिपोर्ट कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें जो इकोलॉजिकली हम लॉस कर रहे हैं ना, उस पर काम करने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक ओवरऑल एक डेटा है, इसने बताया 2 से 6% तक डिकेडल डिक्लाइन हुआ है बायोडाइवर्सिटी का, कम से कम 30 से 50 साल के अंदर। 50% से ज़्यादा ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वर्स्ट इम्पैक्ट हुई है बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन की वजह से, स्पेशली वाटर, फूड अवेलेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसके अलावा 58 ट्रिलियन वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिपेंड है नेचर 2023 में, ठीक है। इसके अलावा अप टू 1 ट्रिलियन इज एनुअल फाइनेंसिंग गैप ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिस्टोरेशन के लिए नीड चाहिए, मतलब कम से कम 1 ट्रिलियन हर साल आपको चाहिए अगर आपको बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर करना है। सोचिए कहाँ 1 ट्रिलियन और कहाँ आप डेवलप्ड नेशंस सिर्फ और सिर्फ 300 बिलियन में अटकी हुई है कि हम डेवलपिंग नेशंस को सिर्फ और सिर्फ 300 बिलियन ही देंगे, वो भी 2030 के बाद से, है ना, मतलब हद है यार। खैर, इसके अलावा 100 से 300 बिलियन इज़ द एनुअल वैल्यू ऑफ इलीगल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन इन द फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मरीन ट्रेड, है ना। तो ये सारे डेटा हैं। प्रीलिम्स के लिए भी आ सकता है, प्रीलिम्स में ये बॉडी आ सकती है, याद रखिएगा। IPBS ये बोल देगा कि IPCC का ही एक पैनल है, नहीं अलग है, ठीक है। IPCC से अलग है, ये 2012 में बना था, ठीक है। और ये डेटा यूज़ करता है, इसका खुद का कोई रिसर्च नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, ये एक बी है, ठीक है। एक ये एक्चुअली क्या है, ये इनवेसिव स्पीशीज़ है। अभी है ना, हाँ देखिए, ये इनवेसिव स्पीशीज़ बोल दिया मैंने, ये इंसेक्ट है एक्चुअली। अभी न्यूज़ में इसलिए है ना कि नॉर्दर्न अमेरिका में है ना, यूनाइटेड स्टेट ने इसको, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने बोला है अभी इस वेडनेसडे को कि ये वॉशिंगटन और नियरली कैनेडियन बॉर्डर एरिया से 2019 में बहुत ज़्यादा ये इनवेसिव स्पीशीज़ जो है ये उड़ रहे थे। स्पेशली क्या कर रहे थे, जो बीज होते हैं एग्रीकल्चर्स में, जैसे आपको पता है पॉलिनेशन होता है, उसको ये नष्ट कर रहे थे। उसकी जो बी होते हैं, मतलब मधुमक्खी का जो छत्ता है, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दे रहे थे, है ना। अब बी नहीं होगा तो सोचिए पॉलिनेशन नहीं होगा, फसल ग्रो नहीं करेगी, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट फेस करने को मिल रहा था। तो ओवरऑल इसको ख़त्म कर दिया है। और अगर आप बात करोगे कि ये इसका जो मेनली है, ये एशिया से है, इसका जो मेन रूट है, ठीक है। अब ये फ्लाई होके गया है, ऑल्दो इन्होंने बोला है कि इससे पहले कम से कम 42 लोग की डेथ भी हो चुकी है चाइना में 2013 में, ठीक है। ये बहुत डेंजरस है ये स्पीशीज़, तो इसको ओवरऑल मार दिया गया है। इसको मर्डर हॉर्नेट्स बोलते हैं इसे, ठीक है। और ये सोचिए इसकी इतनी स्पीड है कि 90 मिनट्स में ये पूरा जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना पूरा, उसको ख़त्म कर सकती है। इतना पावरफुल है ये, है ना। तो ये इसलिए न्यूज़ में है। बाकी अब इन्होंने कैसे इसको ख़त्म किया, तो यहाँ पे US डिपार्टमेंट के जो एग्रीकल्चर हैं, इन्होंने इसको पूरी तरीके से, इसके जो नेस्ट है, इसका फॉरेस्ट एरिया है, उसको कैविटी और पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दिया, ठीक है, जिस एरिया में ये पूरा लगा हुआ था। तो ये इसलिए है न्यूज़ में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल अगर आप बात करोगे तो ये फार्म्स के ऊपर है। देखिए एक्चुअली आपको पता है, यहाँ पे राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि अभी 25-26 में हमारा जो है बजट आने वाला है। तो ऑब्वियसली प्री बजट से पहले क्या होता है कि कंसल्टेंट होते हैं हर एक सेक्टर से कि एग्रीकल्चर में क्या होना चाहिए, MSME में क्या होना चाहिए, कुछ सजेशंस पूछी जाती हैं, ठीक है। तो वैसा ही जो है यहाँ पे राइटर कुछ सजेशंस बता रहे हैं। राइटर का बताना है कि जैसे जिस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट में क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, जैसे अगर आप टेम्परेचर की बात करोगे तो 0.7 डिग्री सेल्सियस जो है 1951 के कंपैरेटिवली बढ़ गया है। और नियरली अगर आप देखोगे तो लास्ट जुलाई सितंबर में, है ना, 6% से ज़्यादा फॉलन हुआ है ये। तो इससे क्या होता है, हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है बास्केट, वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है, नियरली 6% जो है इम्पैक्ट हुआ है एग्रीकल्चर का। और इन्होंने बोला है कि एग्रीकल्चर
के लिए क्या होता है कि आपको सबसे ज़्यादा रिसर्च की नीड होती है, डेवलपिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की ज़रूरत है। और यहाँ पे अभी अगर आप बात करोगे रिसर्च पे हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे जीडीपी का 0.5% है। नियरली 1% भी हम अपने रिसर्च पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि भैया अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आने वाले 20-25 साल बाद हमें किस तरीके से एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना होगा। वो अभी से आप काम करोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आपकी सॉइल कैसी है, आपके पास वाटर अवेलेबिलिटी कैसा है, आपके वो फूड क्या लोगों के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो वो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट बता रहे हैं राइटर। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बात जो है हमें यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है फार्मिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि सॉइल का आपको ऑर्गेनिक कार्बन को देखना होगा कि सॉइल में कितना कार्बन है, कितना मॉइस्चर है। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखिए बहुत सारे स्कीम्स जैसे नेचुरल फार्मिंग मिशन स्कीम्स हैं, जिसका मेन मोटिव था कि हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को मोटिवेट करना है। जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन को ग्रो हो रही है उसको फीड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारी पॉपुलेशन 2050 तक 1.67 बिलियन हो जानी है। तो उसको फुलफिल करने के लिए हमें जो है कहीं ना कहीं इस पे नर्शिंग सॉइल पे फोकस करना होगा, बायो फर्टिलाइजर पे फोकस करना होगा। ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या है, जैसे हमने आर्टिकल्स भी बहुत बार पढ़े थे कि हम आर्टिकल्स में स्पेशली जो है यूरिया को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, पोटैश है ना, और स्पेशली आयरन, जिंक, बोरोन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, कहीं ना कहीं ये हमारे सॉइल्स में लैक है ना। और इसके अलावा हम पर्टिकुलर जैसे यूरिया जैसे मैसिव सब्सिडीज़ में मिलने की वजह से भर भर के हमारे फार्मर्स के द्वारा जो है इसको यूज़ किया जाता है। तो इस पे हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी इनोवेशंस लाने की ज़रूरत है, ताकि नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, सिंगल ट्रिपल सुपर फॉस्फेट जैसी चीज़ों को हम लिमिट कर सके, पेनिट्रेट में हम जो है इसको ध्यान से हम इसका यूज़ कर सके, है ना। ऑल्दो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से भी उम्मीद करी जा रही है कि ये चीज़ें होंगी, हो भी रही हैं, लेकिन अभी और काम करने की यहाँ पे ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पे फर्टिलाइज़र्स की जैसे बात करें तो जैसे पीएम किसान है, सॉइल हेल्थ कार्ड है, बहुत सारे स्कीम्स हैं जो फार्मर्स के लिए लाया गया है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम्स, है ना, इन चीज़ों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल विल दिख रही है, लेकिन इतना ऐसा हमें ज़्यादा और करने की यहाँ पे राइटर जो है बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अब जो एग्रीकल्चर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्शन ऑफ बास्केट नहीं रहा गया, ये फूड सिस्टम है, एक मार्केटिंग भी है, कंजम्पशंस भी है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटीज़ भी हैं, फार्मर्स की इनकम भी इसी पे डिपेंड है। तो यहाँ पे हमें जो है एग्री कमोडिटीज़ की वैल्यू जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हमने मिल्क का बढ़ाया है, जैसे कि आपको पता है मिल्क का नियरली अभी फार्मर्स को 75 से 80% जो कंज्यूम करते हैं उसका वो एग्री कमोडिटीज़ में मिलता है। तो वैसे ही हमें और चीज़ों पर भी फोकस करने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो यहाँ पर राइटर जैसे बता रहे हैं कि हमें जो है जैसे पल्सेस हो गए, शुगर केन्स हो गए, वीट्स हो गए, इनकी भी डिमांड एग्री कमोडिटीज़ की उतनी होनी चाहिए जितने कि मिल्क सेक्टर्स में है। क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड लेवल पे अभी इंडिया टॉप पे आता है मिल्क प्रोड्यूसिंग में, उसके बाद यूएसए है। क्योंकि हम अभी पूरे ईयर में नियरली जो है 239 मिलियन टन्स ऑफ प्रोडक्शंस करते हैं, वहीं यूएसए 103 मिलियन ही टन करते हैं। तो क्यों हम जब मिलियंस में इतने जबकि हम दूध में इतना बड़े टॉप प्रोड्यूसर हो सकते हैं, तो क्यों हम ना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी इंडिया को जो है टॉप प्रोड्यूसर बनाए। इसके लिए हमने ऑपरेशन ग्रीन जैसी चीज़ों पर भी गवर्नमेंट के द्वारा कमिटमेंट किए गए हैं, है ना। तो यहाँ पे कोरियन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो है यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ राइटर बता रहे हैं कि नए सेक्टर्स को आपको बढ़ाना होगा ताकि फार्मर्स की इनकम जनरेशन, क्योंकि देखिए ये जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं ना, ये हॉर्टिकल्चर्स में आते हैं, आपको पता होगा। और हॉर्टिकल्चर्स हमेशा नॉर्मल जो फूड ग्रेन से ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, ये है ना। तो यहाँ पे इनके जो और राइटर एक और चीज़ बता रहे हैं जो अभी रिसेंटली आपको पता है 2021-22 से हमने जो है कम से कम 1-1.5 साल के लिए हमने अपने वीट को, शुगर को, राइस को एक्सपोर्ट करने से भी बैन कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो है इसका स्टोरेज कम पड़ गया था। जबकि राइटर बता रहे हैं कि एफसीआई को बेचने से हमें 29 रुपये ही पर केजी मिलता है, जबकि बाहर बेचने से हमें 39 केजी मिलता है। तो ये एंटी मार्केट, एंटी फार्मर, जो एंटी रैशनल पॉलिसीज़ चल रही हैं उसको हटाने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे और दूसरी बात जो एक्सपोर्ट्स हैं उसकी पॉलिसीज़, उस पर जो होने वाले टैक्सेस है वो हटाने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए राइटर बता रहे हैं कि अब जैसे OECD कंपनी ने क्या किया है अपने एग्रीकल्चर्स को बढ़ाने के लिए ना 50 मेजर कंट्रीज़ के साथ साइन कर रखे हैं प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट्स करके, जिसमें क्या होता है कि वो 50 कंट्रीज़ के साथ उनके जो प्रोडक्ट्स उन्हें एक्सपोर्ट करना है ना, वो पहले से ही उनका तैयार है कि भैया ये इस प्राइस में मिलेगा, इस फ्लक्चुएशंस के हिसाब से ये चीज़ें होंगी, ताकि वो 50 कंट्रीज़ के साथ जो उनका फिक्स
मिक्स है ना वो ट्रेड, वो बिगड़े ना। तो वैसे ही राइटर यहाँ बता रहे हैं, अब जैसे चाइना है, चाइना ने अब फोकस करना शुरू कर दिया अपने 14% ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स में कि भैया हमें भी जो है इस तरीके से प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट्स को फोकस करना है, ताकि जो मेन फार्मर्स हैं उन्हें फ़ायदा हो, उन्हें इनकम जनरेशन हो। यहाँ पे एक्चुअली हमारे इंडिया में क्या ना, यहाँ पे प्रोड्यूसर बेस्ड से ज़्यादा यहाँ पे कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है कि कंज्यूमर जो ग्राहक है उसे सस्ते में मिल जाए, उसे सस्ते में सब्जियां मिल जाए, उसे सस्ते में जो चीज़ें मिल जाएं। लेकिन इससे क्या होता है कि नुकसान जो प्रोड्यूसर है, जो फार्मर है ना, उसको नुकसान होता है। उसको उसको क्या वो खर्चा जो कर रहा है, वो पैसा वो निकाल पा रहा है क्या, वो अगली फसल के लिए उसके पास पैसा बाकी है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं लेक है। ठीक है, जो चीज़ अभी OECD और चाइना ने PSC के थ्रू करना शुरू कर दिया है, प्रोड्यूसर एक्सपर्ट यानी जिसको बोलते हैं हम प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट्स, तो उस पर काम करने की यहाँ पे ज़रूरत है इंडिया को। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल है। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल, हाँ नेक्स्ट आर्टिकल आपका हमारा जो रुपी है वो US के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा लो होता जा रहा है। जैसे आपको पता है कि अभी US के कंपैरेटिवली जहाँ 80 था वो 83 था डेकेड अगो, वो अब लेवल 85 हो गया है। दैट मीन्स $1 इज़ इक्वल्स टू 85 रुपीज़। मतलब जो सामान आप पहले एक सामान 83 रुपीज़ में ले रहे थे, वो अब 85 रुपीज़ दे के आपको लेना पड़ेगा, है ना। तो इससे रुपीज़ की वैल्यू डाउन हो गई है। तो पहली बात इसको बोलते हैं हम एक्सचेंज रेट। ठीक है, एक्सचेंज रेट होता क्या है, जैसे यहाँ पे अगर हम आप जैसे मान लीजिए कोई पिज़्ज़ा है, ये कार है, हम अगर कुछ ख़रीदते हैं, ठीक है, तो हमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप अमेरिका से कोई पिज़्ज़ा ख़रीद रहे हैं, ऑर्डर किया है आपने, ठीक है, मान लीजिए, या फिर कार ले लो आप, ठीक है। तो अब आप कार आपने लिया, तो कार अब आपके पास आएगा आपका नेशन में, तो आपके पास तो रुपीज़ चल रही है, अमेरिका में तो US डॉलर चलता है। तो अब आपको आपके रुपीज़ को है ना चेंज करना होगा, स्विफ्ट करना होगा, स्विस करेंसी बोलते हैं इसको। ठीक है, जिस भी देश से आप कोई भी सामान ले रहे हो, तो उसकी जो करेंसी है उसमें आपको अपने रुपए को चेंज करना पड़ेगा। तो वो जो है जिस रेट पे, जैसे आपका मान लीजिए ₹1 इक्वल्स टू 85 रुपये चल रहा है, यानी आपका $1 जो है 85 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो अब आपको कार को जैसे मान लीजिए $100 देने हैं या $200, जितने भी आपका मान लीजिए एग्जांपल्स के लिए, तो आपको उतने रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर्स में। तो वो होता है आपका एक्सचेंज रेट, जिस दर पे, जिस रेट पे आप एक्सचेंज कर रहे हो। यानी ये डिसाइड करता है कि वो जो कंट्री है जिसके से आप सामान मंगवा रहे हो, उसकी इकोनॉमी की स्ट्रांगनेस को बताती है ये एक्सचेंज रेट, वो कितना स्ट्रांग है, उसका पैसा कितना बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात आ जाती है कि ये डिसाइड कौन करता है। तो देखिए, ये एक्चुअली डिसाइड ना इकोनॉमी की डिमांड डिसाइड करती है। आप जिस भी नेशन से, मान लीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट USA से मंगा रहे हैं, छोटे से लेकर, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई कार हो गई, कोई टेक्नोलॉजी हो गई, कोई एजुकेशन के लिए कोई भी मटेरियल्स हो गया, कुछ भी है, आप जितना ज़्यादा जिस भी देश से डिमांड करेंगे ना, उतना ज़्यादा उसका जो पैसा होगा ना, डॉलर हो, यूरो हो, जो भी है, वो उतना ही वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब मान लीजिए जैसे इंडिया के पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स हैं, जेम्स एंड ज्वेल्स हैं, ठीक है। अब इसकी डिमांड जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रुपीज़ का वैल्यू होगा। ठीक है, अब यही बात है ना कि ये हर नेशंस तो नहीं ले पाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि उस नेशंस की, उस देश के पास क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सबको ज़रूरत है। तो इकोनॉमी अब USA की तो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, 27-28 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हर चीज़ का मार्केट है वो, है ना। तो ये चीज़ें डिसाइड करती है डिमांड एंड सप्लाई। तो ऑल्दो यहाँ पे 3 फैक्टर बताएं, तो सबसे पहली बात तो डिमांड है। ठीक है, किसी भी चीज़ की डिमांड कितनी है, अगर इंडिया जो है सबसे ज़्यादा, अगर USA से ही कोई भी प्रोडक्ट को डिमांड ज़्यादा कर रहा है, तो उसे अपने इंडियन रुपीज़ को डॉलर में चेंज करना पड़ेगा। आप USA पे डिपेंड हो, इसलिए क्या हो रहा है कि उसके वैल्यूज़ बढ़ेंगी, उसने जो बनाया है वो प्रोडक्ट आपको खरीदना पड़ेगा। सेम कॉइन तो नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना USA भी रुपीज़ में चला रही है, आपका नेशन का है, USA डॉलर उसका नेशन का है, और उसके पास वो प्रोडक्ट है जो चीज़ आपको चाहिए। तो आप जितना ज़्यादा खरीदोगे, जितनी ज़्यादा डिमांड रखोगे, उसका जो वैल्यू है, उसके डॉलर की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, सेम इसी की तरह जो है दूसरा एक कंपोनेंट होता है सर्विस। अब जैसे US से आप जितनी सर्विसेज लेंगे, अगर आप इंडिया से US के द्वारा लिए जाने वाली सर्विस से ज़्यादा, अगर इंडिया USA से ज़्यादा सर्विस ले रहा है, तो फिर तब भी USA की जो वैल्यू है, उसकी जो करेंसी है, वो बढ़ेगी। मेनली घूम फिर के ना डिमांड है भाई, सिंपल से और सिंपली डिमांड में बताऊं तो ये है, जिसके पास जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़, जितने ज़्यादा सेक्टर्स में जो जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करके अपने पास चीज़ें रखा हुआ है, उसका बोलाबाला है मार्केट में, उसी की ही चलेगी। अब जैसे ये डर है USA को कि USA के बाद अब चाइना की जो येन है,
ये बोलने वाली है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में तो स्पेशली इसने अपना हब जमा लिया है, बाकी एग्रीकल्चर सर्विस में इतना नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में तो है। तो अब ये भी डर रहता है यूएसए को कि कहीं ना कहीं अब डॉलर को जो है चाइना का जो येन है वो रिप्लेस ना कर दे। ठीक है, अब तीसरा कंपोनेंट आता है इन्वेस्टमेंट में। मान लीजिए ये यूएसए है, ठीक है, और ये इंडिया है। अब यहाँ पे यूएसए से आने वाली जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, उससे ज़्यादा इंडिया के इन्वेस्टर्स यूएसए में अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करें तो फ़ायदा किसका है भाई? यूएसए का है ना। लोग यहाँ पे रुपीज़ की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे, यूएसए की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि इससे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। यूएसए इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहा है, सिक्योरिटी ज़्यादा दे रहा है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट क्यों होता है? इन्वेस्टमेंट इसलिए होता है क्योंकि उसके पास जो, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे इस पूरे मार्केट इसमें यही बताया है, मान लीजिए अगर आपने 10 रुपये, जैसे क्या होता है इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है? इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है। अब जैसे मान लीजिए 10 रुपये आपने अमेरिका में इन्वेस्ट किया, ठीक है, और वहाँ पे अमेरिका में इन्वेस्ट करने पे इन्फ्लेशन का इतना फ़र्क नहीं है। अगर आपने 10 रुपये इन्वेस्ट किया तो आपको 5 रुपये रिटर्न में मिल जाएगा। ठीक है, और 5 से ये 8 रुपये या 10 रुपये, 10 का 10 भी मिल जाता है। ये मान लीजिए हाँ इन्फ्लेशन नहीं है तो 10 रुपये इन्वेस्ट किया, 10 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन इंडिया में क्या है, अगर 10 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, ये यूएसए की बात है और ये इंडिया की बात है, तो यहाँ पे इंडिया में क्या होता है कि हर साल 5% के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो आपने 10 रुपये इन्वेस्ट किया ना, तो आपको रिटर्न में 5 रुपये ही मिलेगा। 5 रुपये आपका इन्फ्लेशन में एडजस्ट हो गया, यानी महंगाई में एडजस्ट हो गया। और महंगाई इसलिए क्योंकि आपके पास खुद के पास सेल्फ सफिशिएंट चीज़ें नहीं है, आपको बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रही हैं चीज़ें, किसी और नेशन पे डिपेंड होना पड़ रहा है। तो वहाँ के इकोनॉमी के हिसाब से आपको यहाँ पे इन्फ्लेशन फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई अब इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, यूएसए में? ऑब्वियसली यूएसए में करेगा, क्योंकि उसको रिटर्न ज़्यादा आ रहा है ना, उसका इन्फ्लेशन तो ज़ीरो है, इन्फ्लेशन से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसके इन्वेस्टमेंट पे। तो वही सेम चीज़ है जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो यूएस की डॉलर के कंपैरेटिवली आपका जो रुपीज़ है वो डाउनफॉल होता जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल है, ये लास्ट एक और आर्टिकल है। देखिए अभी रिसेंटली क्या है, जीएसटी काउंसिल्स के ना डिसीजन, यहाँ पे 55th मीटिंग हुई थी। इसमें यहाँ पे मिनिस्टर्स ने है ना थोड़ी कंप्लेन करी है। आपको पता है ये आर्टिकल पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जीएसटी का जो स्लैब है ना, जैसे 5% है, फिर 12% है, फिर 18% है, ये है ना बहुत ही अलग तरीके से है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, अभी रिसेंटली है ना जो मैनेजर डायरेक्टर है अन्नपूर्णा होटल के, श्रीनिवासन करके, तमिलनाडु में, उन्होंने है ना एक कंप्लेन करी थी। एक मीटिंग भी हुई थी, आपको याद होगा, तब वीडियो बहुत सर्कुलेट हो रही थी, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ उन्होंने वो क्वेश्चन भी करा था। अगर आपने देखी हो तो वीडियो यूट्यूब पे देखना। उसमें उन्होंने बोला कि भैया अगर मैं नॉर्मल एक बन लेता हूँ ना, जैसे गोल सा बन आता है खाने वाला, है ना, वो लेता हूँ तो उस पर टैक्स रेट अलग है। अगर मिल्क बन लेता हूँ जिसमें थोड़ा सा मिल्क का जो है क्रीम वगैरह लगा हुआ है, तो उसका रेट अलग है तो दोनों ही बन, थोड़ा सा इसमें मिल्क के बन लगने से इतना वेरिएशन कैसे आ सकता है किसी सेम प्रोडक्ट पे? तो यहाँ पे क्वेश्चंस को उठाया गया। तो यहाँ पे अब बात ये आ जाती है, राइटर कह रहे हैं कि अगर आप टैक्स रेट देखोगे ना 115 नेशंस में ना, स्पेशली घाना, इंडिया, इटली, लग्जमबर्ग, पाकिस्तान जैसे देशों में ना जीएसटी के स्लैब्स ना 2 से ज़्यादा है, यानी मल्टीपल लेयर्स में हैं। और कुछ कंट्री ऐसे हैं, 28 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके पास जो जीएसटी के लेवल्स है ना, रेट दो लेवल है। ठीक है, और 49 कंट्री ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ सिंगल रेट में ही है, कि मतलब अगर बन है तो भैया बन पे 2% का जीएसटी लगेगा, 8% का जीएसटी लगेगा, चाहे कैसा भी बन हो। तो मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि क्या होता है कि जब आप मल्टी लेवल पे, लेयर्स पे जब टैक्स लगाते हो ना, ये फालतू का बर्डन बनाता है, ब्यूरोक्रेसी पे फाइल्स के बर्डन पड़ते हैं। ऊपर से ये ईज़ ऑफ डूइंग को, यानी बाहर से कोई इन्वेस्टर आने वाला हो ना आपकी इकोनॉमी, वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, उसको पहले से आधे से ज़्यादा आपका टैक्स रेट जो है वो ही डरा देगा। अब जैसे सिंपली बात बताऊँ तो जैसे अगर आप ओपनली मिल्क लोगे तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है, अगर आप पैकेट का दूध लोगे तो वो जीएसटी है तो सेम ही प्रोडक्ट, सिर्फ पॉलीथिन लग गया इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ जो वेरिएशंस है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड टैक्स बना रखा है इंडिया में, ये कहना है इस आर्टिकल का। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे 2021 में जब जीएसटी काउंसिल्स की 45th मीटिंग हुई थी, उसमें भी बोला गया था कि हमें इस स्लैब्स को हटाना होगा, काम करना होगा। लेकिन यहाँ पे अभी देखिए जैसे काफ़ी ज़्यादा सेस हो रखा है, अभी बढ़ा रखा है। गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ने ये बात कंसर्न रेज करी थी अभी 54th मीटिंग में भी, कि सेस बहुत ज़्यादा लगा रखा है। आपको पता है सेस क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स होता है। दैट मीन्स जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई प्रोडक्ट 10 रुपये का ले रहे हो तो इस पर 8 रुपये का तो इसका है
प्रोडक्ट, लेकिन 2 रुपये इस पर टैक्स है, लेकिन अब इस पर टैक्स लगा के ये 12 रुपये का बिकेगा। ये पर्टिकुलर टाइम तक ही लगता है, याद रखिए जो सेस है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया जो पेंडेमिक में हमने उधार लिया था मेडिसिन के लिए, ट्रीटमेंट्स के लिए, उसको चुकाने के लिए हमें ये सेस लगाना होगा, जो कि 2026 के मार्च तक लगेगा, ऐसा ही। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल ये जीएसटी के ऊपर आर्टिकल था, तो जीएसटी काउंसिल्स को एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, यहाँ पे फॉरेस्ट कवर के ऊपर है। आपको पता है फॉरेस्ट का भी एक ये रिपोर्ट निकला है 2023 का। ठीक है, और इसमें बोला गया ऑल्दो यहाँ पे फॉरेस्ट का 156 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट जो है वो बड़ा है ना। लेकिन अब अगर आप बात करोगे ट्री एंड फॉरेस्ट का, तो जैसे ट्री किसको बोलते हैं, अगर आप 1 हेक्टेयर के अंदर में ओवरऑल फॉरेस्ट को देखोगे, स्मॉलर देन 1 हेक्टेयर में पैचेस, तो उसे हम ट्री कवर्स में मानते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर आप बात करोगे ट्री कवर्स के, तो काफ़ी बड़ा तो है लेकिन बहुत कम है। इंडिया में अभी ट्री कवर का जो रेशो है वो 0.5% से इंक्रीज़ हुआ है पिछले 2 साल में। ठीक है, जबकि जैसे अगर आप प्रीवियसली देखोगे तो 2003 में ये 3.04% था, 11 में 2.76 था, 2.9 था 21 में, तो अभी 2023 में ये कम है, बड़ा है लेकिन कम है रेशो। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप फॉरेस्ट की बात करोगे तो फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, मान लीजिए 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर में बहुत सारे ट्रीज़ हैं। ठीक है, बहुत सारे ट्रीज़ हैं, लेकिन ट्रीज़ की जो कैनोपी होती है ना, कैनोपी जो ऊपर ऊपर का होता है, आप देखना कुछ कुछ स्पेशली जो ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं ना, उनकी कैनोपी बहुत ज़्यादा डेंस होती है ना। और हम ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन के मिक्स में आते हैं, इंडिया का जो क्लाइमेट है ना। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि उस पूरे एरिया में कम से कम 10% एरिया आपका फॉरेस्ट का 1 हेक्टेयर ना कैनोपी से कवर होना चाहिए, तो दैट इज़ कॉल्ड फॉरेस्ट। एक होता है ट्री कवर, एक होता है फॉरेस्ट कवर। तो फॉरेस्ट कवर भी इन्होंने बोला है कि पहले से इम्प्रूव हुआ है लेकिन कम हुआ है। जैसे फॉरेस्ट्री कैनोपी का डेंसिटी जहाँ 40% थी पहले, वो अब धीरे धीरे कम हुई है, और डेंस फॉरेस्ट्री 70% थी 2003 तक, वो भी पहले से कम है, लेकिन हाँ है, बड़ी है, लेकिन बढ़ने की दर कम है। एक्चुअली पता क्या है रीज़न क्या है, मैं बताती हूँ। ओवरऑल इसमें इन्होंने कहा है कि रिपोर्ट ये बता रहा है कि जो नेचुरली जो पेड़ उगते हैं ना, वो कम हो गया है, क्योंकि हमने प्लांटेशन करके, हमने डिफॉरेस्टेशंस करके, प्लांटेशन करो डिफॉरेस्टेशंस करके, सेटलमेंट्स बना के हमने ये नेचुरल प्लांटेशंस कम कर दी हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल होता है, यानी जो ह्यूमन मेड होता है, जो खुद पेड़ लगाते हैं, वो रेट बढ़ा है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है ना, नेचुरली जो बढ़ने वाली ट्रीज़ है ना, ये टाइम लेती है, लेकिन जो इंसान के द्वारा लगाया हुआ पेड़ है ना, वो बहुत जल्दी ग्रो करता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो नेचुरली लगाया हुआ जो पेड़ है ना, वो बहुत लंबा क्लाइमेट को मिटिगेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये कंसर्न है जो इस आर्टिकल में बताया है, जो बहुत हटके पॉइंट है इन्होंने इसमें जो मेन बताया है। क्योंकि इन्होंने ये भी बोला है, क्या होता है कि जितना पुराना पेड़ होता है, जो अपने से ही उगा होता है, जैसे पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, बहुत सारे पेड़ होते हैं, है ना, ट्रॉपिकल रीजन्स में तो बहुत मिलते हैं, तो उनमें उतना ही कार्बन स्टोरेज की जो कैपेसिटी है ना, वो उतनी ज़्यादा होती है। और जो आप मैन मेड लगाते हो ना, खुद से पेड़ का प्लांटेशन, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाता, जिसकी वजह से वो क्या होता है, कार्बन स्टोरेज में भी काम नहीं आता और क्लाइमेट चेंज में भी वो काम नहीं आता ज़्यादा। तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है जो इस रिपोर्ट में दिखाया गया है। ठीक है, बाकी स्टेट वाइज इसमें देखिए बताया नहीं है। आपको मैं ये रिपोर्ट मैंने चैनल पे डाल दी, मैं एक बार और चेक कर लेती हूँ। ठीक है, पहुँच गई है क्या आपके पास, तो आप उसमें स्टेट वाइज दे रखा है, तो आप प्लीज़ एक बार पूरा ओवरऑल देख लीजिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। तो ओवरऑल ये आर्टिकल था। थैंक यू।